आप चेक करिएगा बेटा आवाज, वो बताइए मुझे। ठीक है, ये वन ऑफ द एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। सही है। फिर हमारे पास तीसरा टॉपिक आता है, दैट इज द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जी बेटा। हाँ, जी अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, ये सेकंड टॉपिक है ना। ये सेकंड टॉपिक है, ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से आता है। हर सवाल मतलब इन पहले तो ये होता था आपका, अगर आपको पता हो, पहले आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग का पेपर मिक्स आता था, तो जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग 40 मार्क्स का होता था। लेकिन अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग आता है वो 100 मार्क्स का ही अलग से पेपर होता है। ठीक है, तो वैसे तो अब सारे टॉपिक्स ही एग्जामिनर पूछ रहा होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का लाजमी सवाल होता ही होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सर फैक्ट्री लेजर एंड जर्नल लेजर। फिर इसके बाद हमारे पास टॉपिक होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का, वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक, जो स्टूडेंट को काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का होता है। फिर आता है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर ये दोनों टॉपिक, प्रोसेस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नॉर्मली तो इजी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़े से मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो थोड़े से यूनिक होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ रहा होता है, तो इस वजह से थोड़े से डिफिकल्ट आपको लगेंगे, तभी मैंने इसको रेड हाईलाइटेड कर दिया। सर इसके बाद हमारे पास आ जाता है मटेरियल कॉस्टिंग। तो मटेरियल कॉस्टिंग का कौन सा होगा, वही वाला फर्स्ट बीकॉम पार्ट 1 का टॉपिक, लीफो फीफो वाला टॉपिक। जी, इसके अंदर लीफो फीफो और वेटेड एवरेज हमने पढ़ा था अपने पास बीकॉम पार्ट 1 के अंदर। सही सर, फिर आ जाता है लेबर कॉस्टिंग। फिर देन हमारा लास्ट टॉपिक होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। सही, ये टोटल हमारे पास 9 टॉपिक्स होते हैं जो हमारे पास एग्जाम में लाजमी आ ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं। सही है सर। क्लियर है बेटा। अच्छा, एक और चीज मैं रिपीट कर दूं अगेन, कि नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, इस क्लास एंड होने के बाद ही आपको है ना, जो अभी हम नोट कर रहे हैं उसकी आपको वर्किंग मिल जाएगी कंप्लीट। ठीक है सर, इसके बाद हम अपने पास आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है वो ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने पास समझते हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग कौन सी नहीं भला ये जो हमारे पास पढ़ना लाजमी होता है। ठीक है, पहले हम ये तो समझ लें कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, फिर हमें समझ में भी आएगा कि एग्जामिनर करता है इसमें वर्किंग क्या होती है। सर कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हमारे पास अगर हम डील आउट करें, ये इस्तेमाल होती है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का क्या मतलब होगा, वो जगह पे जहां पे आप यूनिट्स की खुद प्रोडक्शन करोगे, आप परचेजिंग डायरेक्टली नहीं कर रहोगे, आप क्या करोगे, अपने पास सारे यूनिट्स बनाओगे, खुद से मैन्युफैक्चर करोगे। यहाँ पे जितनी भी आप कॉस्टिंग पढ़ रहे होगे वो सिर्फ और सिर्फ आप डील कर रहोगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से। ठीक है, मीन्स ये कि आप खुद ही यूनिट्स बना रहे होगे। सेट है सर। सर इसके अंदर मतलब प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्यों उसकी कॉस्टिंग करनी इतनी मुश्किल होती होगी, जिसके हमें पूरा एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया गया। इवन इसकी एक अलग से क्वालिफिकेशन भी आती है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की एक अलग से, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक क्वालिफिकेशन होती है, उसी तरीके से आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग की भी एक क्वालिफिकेशन होती है। सर इसके अंदर इतनी क्यों टेक्निकलिटीज है, सर जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर आपके पास 3 मेजर कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है आपके पास मटेरियल, जो कि आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो गुड्स बनाने के लिए, वो कितना मटेरियल ले रहे हो, कितनी केजी लेना है, किस हिसाब से डालना है, किस तरीके से मिक्सचर करना है, वो सारी डीलिंग आपको करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सर लेट्स सपोज आपके पास आपको एक टाइल बनानी है, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि लेट्स सपोज आपको एक टाइल बनानी है। अब मुझे अगर टाइल्स बनानी है तो मुझे ये पता होता है यार टाइल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे किस चीज की जरूरत होगी, सैंड की। ठीक है, मिट्टी की।
अब पाकिस्तान के अंदर जो मिट्टी और जो मतलब जो नॉर्मल टाइल जो बनती है उसके लिए जो मिट्टी आती है वो आती है केबीके की तरफ से, ठीक है, केबी की तरफ से है ना, क्योंकि वो वहां पे ज्यादा है ना रेगिस्तानी इलाका वो है, तो इस हिसाब से मुझे है ना केबी कैसे चाहिए। अब मैं अगर आपको बताऊं, अगर एक टाइल आप बना रहे हो तो आपको नॉर्मली 7 टाइप्स की है ना मिट्टी की जरूरत होती है, 7 टाइप्स ऑफ सैंड की रिक्वायरमेंट होती है एक टाइल को बनाने के लिए। अब उसकी टाइल्स उसकी जो परचेजिंग करनी है, कहाँ से खरीदनी है, क्वालिटी की खरीदनी है, ये एक अलग काम होता है। इसकी कॉस्टिंग निकालना एक इससे मुश्किल काम होगा। एक हिसाब से एक टाइल बनाने के लिए कितने ग्राम मुझे ये वाली मिट्टी लेनी है, कितने ग्राम मुझे टाइप 2 सैंड लेनी है, कितने ग्राम मुझे टाइप 3 लेनी है, तो इसकी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसकी अलग से एक अकाउंटिंग सीख रहे होते हैं। सही सर। सर एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 में बोलता हूँ आपको। एक सूट बनाना है सपोज, ठीक है, सूट बनाने के लिए मुझे बताया सबसे पहले तो मुझे धागा चाहिए, थ्रेड चाहिएगा, ठीक है, थ्रेड चाहिएगा, फिर उससे वो मुझे पास है ना, मतलब सॉरी थ्रेड से पहले मुझे क्या चाहिए, कॉटन चाहिएगी, कॉटन से मैं क्या बनाऊंगा, अपने पास थ्रेड बनाऊंगा, फिर इसके बाद मैं अपने पास क्या बनाऊंगा, कपड़ा बनाऊंगा। उस कपड़े की मदद से मुझे जिस तरीके का जीन्स बनानी होगी, सूट बना होगा, जो मुझे बना होगा मैं बना लूंगा। तो सबसे पहले क्या परचेस करनी पड़ेगी, कॉटन। कॉटन के बाद मुझे उसको प्रोसेस में गुजारते हुए क्या करना पड़ेगा, धागा बनाना पड़ेगा। फिर उसको फर्दर प्रोसेस में गुजारने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कपड़ा बनाना पड़ेगा। फिर फर्दर प्रोसेस बनाने के बाद मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा, सूट बनाना पड़ेगा। सही है। तो ये सारे प्रोसेस के अंदर मुझे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की। तो ये रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग सीखेंगे हम कहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है सर। सर इसके बाद हमारे पास आता है, रॉ मटेरियल के बाद आता है लेबर। सर लेबर हमारे पास कौन सा लेबर होता है, याद रखिएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल डिस्कस किया ना, इसकी मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस आगे जाके। सर लेबर क्या होता है, पर्सन which required to produce गुड्स। मीन्स ये है कि मुझे लेबर की तो जरूरत पड़ेगी। जैसा कॉटन से होगा मुझे धागा बनाना है, तो एक लेबर होगा जो सारे प्रोसेस को एब्जॉर्व कर रहा होगा, सारी वर्किंग को अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि मैं तो हर जगह नहीं पहुंच सकता। मैं क्या करूंगा, लेबर को अपॉइंट करूंगा। लेबर क्या करके देगा, लेबर मुझे अपने पास वर्किंग करके दे रहा होगा, इस सारे प्रोसेस को हैंडल कर रहा होगा और अपने मेरे पास मटेरियल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है सर। सर इसके बाद आता है हमारे पास आखिरी पॉइंट, डेट इज ओवरहेड्स। सर ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, सर ओवरहेड्स का मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का मतलब क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी अकाउंटिंग के अंदर। बिल्डिंग का जो रेंट है वो आपको पे करना है, ठीक है। और अगर आप मैं बोलूं आप जनरेटर चला रहे हो तो उसके लिए आपके पास है ना काम करना होगा। मशीन चला रहे हो तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गई। सही है। ये सारे काम को मैं अपने पास क्या कह रहा होता हूँ, ओवरहेड्स कह रहा होता हूँ। क्लियर है सर। सर अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। सर अब हम आगे बढ़ते हैं रॉ मटेरियल के अंदर फर्दर, हम दोबारा से रॉ मटेरियल को उठाते हैं और इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। सर याद रखिएगा रॉ मटेरियल हमेशा हमारे पास दो किस्म का होता है। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार मेरे पास जो रॉ मटेरियल है उसकी दो टाइप्स है। सर सबसे पहली टाइप आती है मेरे पास डायरेक्ट रॉ मटेरियल, ठीक है। और दूसरी टाइप आती है मेरे पास इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। सर डायरेक्ट रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, सर डायरेक्ट रॉ मटेरियल का मैं मतलब बताता हूं, तो मैं ये बोलता हूं कि यार वो मटेरियल जो कि मेरे पास प्रोडक्शन में डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है।
मीन्स अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, लेट्स सपोज मेरी एक फैन की फैक्ट्री है। मेरे पास जो फैक्ट्री है वो किसकी है? फैन की फैक्ट्री में चला रहा हूँ। ठीक है। अब फैन की फैक्ट्री के लिए सर मैं अपने पास क्या करता हूँ, अपनी कंपनी के सेंस मुझे ना फैन बना के मार्केट में बेचना होता है। तो फैन को बनाने के लिए अगर मैं आपसे रॉ मटेरियल पूछूं, अगर मैं आपसे बात करूं फैन को बनाने के लिए मेरे पास कौन कौन सा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फैन प्रोडक्शन। जी सर। तो मुझे आप बता सकते हैं कौन कौन सा मटेरियल की मुझे जरूरत पड़ेगी फैन के प्रोडक्शन के लिए? सर इलेक्ट्रिसिटी तो चलेगा, मैं पंखा बनाऊं कैसे? पहले पहले ये बात आती है सर। सबसे पहले बात आती है मेटल की, लोहे की रॉड और ये सब चीजों की मुझे की जरूरत पड़ेगी। सर फिर इसके बाद मुझे रिक्वायरमेंट होगी वायरिंग की। अगर मैं बात करूं है ना, मशीन जो पंखे की मोटर होती है उसके अंदर वायरिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि कौन से मतलब कितना है ना वायरिंग डालनी है और सब कुछ करना होता है। सर फिर आता है मेरे पास कैपेसिटर। और सर फिर इसके बाद मेरे पास आता है स्क्रूज और जो भी मुझे रिक्वायर्ड होता है। सही है। फिर इसके बाद मुझे रिक्वायर्ड होगा, और क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी सर? वायरिंग और ये सर को ये चार पांच चीज़ें होती हैं मेरे को। ठीक है। अब लेट्स सपोज जो मुझे फैन की फैक्ट्री के अंदर जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे बना, मेरे पास एक ऑर्डर आया, मुझे एक ऑर्डर दिया गया। लेट्स सपोज आप मेरी फैक्ट्री थी, आपने मुझे ऑर्डर दिया। प्रोडक्शन का ऑर्डर मेरे पास कितने यूनिट्स का आया? प्रोडक्शन ऑर्डर आया, लेट्स सपोज मेरे पास 10 पंखों का आपने ऑर्डर दिया कि सर मुझे आप 10 फैंस बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं आपको बना के देता हूँ 10 फैंस। अब ये 10 फैंस के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, ये रॉ मटेरियल मेरे पास फिर क्या कहला रहा होगा? डायरेक्ट मटेरियल कहला रहा होगा। क्यों सर? क्योंकि मैं इसको क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माई ऑर्डर। ऐसा ही है, अगर ये पंखों को बनाने के लिए ये सारा रॉ मटेरियल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसको मैं इस मटेरियल को मैं अपने पास क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्ट मटेरियल। सही है सर। तो लेट्स सपोज मैं आपको बता देता हूँ एक थोड़ा सा एग्जाम्पल को और आसान करने के लिए। लेट्स सपोज मटेरियल मेटल मुझे चाहिए था 100 रुपए का, पंखे के अंदर मेटल चाहिए था 100 रुपए का चाहिए था। जो वायरिंग चाहिए थी लेट्स सपोज वो 500 रुपए की मुझे रिक्वायर्ड थी। जो कैपेसिटर और दूसरी चीजें चाहिए थी वो लेट्स सपोज मेरे पास 50 रुपए का। जो स्क्रू और चाहिए था वो लेट्स सपोज 10 रुपए का। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास पर यूनिट डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लग रही है सर? मैं बोलूंगा पर यूनिट डायरेक्ट कॉस्ट मेरे पास लग रही है 100 जमा 500 जमा 50 जमा 10, तो डेट इज इक्वल टू दी 660। मतलब एक पंखा मेरे पास कितने रुपए का बन रहा है सर? 660 रुपए का मेरे पास एक पंखा बन रहा है। ऐसा ही है सर। लेकिन अब ये तो समझ में आ गया कि यार ये 660 रुपए एक पंखा मुझे बन रहा है, तो साथ ही साथ अगर मैं 10 पंखे की बात करूं तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी सर? तकरीबन मेरी कॉस्ट लग जाएगी 6,600 रुपए की। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी? ये टोटल डायरेक्ट कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ऐसा ही है सर। सर ये तो मैं समझ आ गया डायरेक्ट कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट को अगर हम समझना चाहें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का यहाँ पे क्या मतलब होगा सर? इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि आपके पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल यही मेटल वायरिंग कैपेसिटर और स्क्रू, आपके मटेरियल ही आपके पास पड़ा हुआ था। जब आपको प्रोडक्ट फैन की प्रोडक्शन के लिए पंखे के लिए जरूरत था, तो आपने क्या करा? यही सामान को इस्तेमाल करते हुए आपने फैंस बना लिए। अब आपने क्या करा? आपने बोला कि यार मेरा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में लोग बैठते हैं, लाजिम बात है, ऑफिस है तो डिपार्टमेंट में लोग बैठेंगे। अब उस डिपार्टमेंट के लिए भी मुझे क्या जरूरत है? इस डिपार्टमेंट के लिए भी मुझे 3 फैंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है।
उस डिपार्टमेंट के लिए भी मुझे क्या था, 3 फैंस रिक्वायर्ड थे। तो उस फैंस के लिए मेरा खर्चा, मुझे पता है कि एक पंखा मेरा कितने रुपए का बन रहा है सर, पर फैन मेरी कॉस्ट लग रही है 660 रुपए की। मतलब पर फैन के लिए मेरे पास जो मटेरियल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कितने रुपए का चाहिए सर मुझे, वो मुझे चाहिए 660 रुपए का। तो वो 660 रुपए का जो मटेरियल मुझे रिक्वायर्ड है, वो मैं अब कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ अवर फैसिलिटी। मैं जहाँ बैठता हूँ, मैं जहाँ काम कर रहा होता हूँ, मुझे उसके लिए पंखों की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो 3 पंखों के लिए जो मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए, वो कितने रुपए की चाहिए सर? मैं बोलूंगा कि यार मुझे 3 पंखे बनाने हैं, तो तकरीबन 660 को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो ये तकरीबन कॉस्ट बन जाएगी मेरे पास 1980 रुपए। तो मैं क्या बोलूंगा, 1980 को मैं क्या कर रहा हूँ, मटेरियल यूज कर रहा हूँ, ऐसा ही है। तो ये जो मैंने मटेरियल यूज किया, इस मटेरियल को सर मैं अपने पास क्या बोलूंगा, इस मटेरियल को मैं अपने पास कहूंगा यार ये जो मैं मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूं, वो मटेरियल मेरे पास क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है सर, क्लियर हुआ पॉइंट? तो ऐसा मटेरियल जो कि डायरेक्टली यूज्ड हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, ऐसा रॉ मटेरियल जो कि मैं डायरेक्टली इस्तेमाल किसके लिए करूं, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, यूनिट्स की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करूं, उस रॉ मटेरियल को मैं क्या कहता हूं, डायरेक्ट मटेरियल। और ऐसा मटेरियल जो कि मैं मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, ऐसा मटेरियल जो कि मैं दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको मैं क्या बोल रहा होता हूं अपने पास, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है सर? समझ में आया पॉइंट किस तरीके से होता है? बिल्कुल दे देता हूँ सर। इनडायरेक्ट मटेरियल में चले यहाँ पे पंखे ना, लेट्स सपोज मैं अपनी चेयर्स की बात कर लेता हूँ। ठीक है? अब मुझे पता है मैं चेयर्स की फैक्ट्री में ना अपना काम करता हूँ, सही है। अब जो मैं अपनी चेयर्स और बना के मैं मार्केट में सेल कर रहा होता हूँ। अब सिंस मुझे ये पता है कि सिंस मेरा एक ऑफिस भी होगा, तो वहां के लिए भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी चेयर्स और की, सही है। तो जो चेयर्स की मुझे अपने जाती इस्तेमाल के लिए रिक्वायर्ड है, मैं उसको प्रोडक्शन मतलब उसको बेचने की नीयत से नहीं बना रहा, अपने जाती इस्तेमाल के लिए बना रहा हूँ। लेकिन वो जाती इस्तेमाल भी क्या है, प्रोडक्शन को हेल्प कर रहा है। जाती इस्तेमाल भी क्या है, प्रोडक्शन को ही हेल्प करेगा। प्रोडक्शन को कैसे हेल्प करेगा, जैसे सपोज मैं बैठूंगा स्कूल से बैठूंगा, तो अपने जो डिसीजन होंगे वो सही ले सकूंगा। जो मुझे वर्किंग करनी होगी, मुझे किसको कितना सामान बेचना है, ऑर्डर रिसीव करने हैं, वो सारा काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे सुकून से बैठ के वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इस सारे काम के लिए मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट होगी, चेयर्स और के बैठने और चेयर्स की रिक्वायर्ड होंगी। तो वो जो चेयर्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको दे रही है, प्रोडक्शन को दे रही है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने घर पे लेके चले जाओगे सामान। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब ये होता है कि वो आप इस्तेमाल तो कर रहे हो, वो डायरेक्टली मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो आप प्रोडक्शन को हेल्प कर रहा है। सही है सर? तो ऐसा मटेरियल जो कि प्रोडक्शन को हेल्प करे, प्रोडक्शन में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो रहा, उस मटेरियल को मैं क्या बोलता हूं, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। क्लियर है सर? जी सर। बेटा आवाज आ रही है आपको? ठीक है सर। सर हम अभी डायरेक्ट लेबर लेबर डिस्कस कर रहे हैं। लेबर के अंदर हमने क्या देखा, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या होता है, वो बंदा जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसके अंदर, यूनिट्स की प्रोडक्शन के अंदर। तो यूनिट्स की प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व का क्या मतलब होता है सर, यूनिट्स की प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व का मतलब होता है वो बंदा जो कि डायरेक्टली खुद से यूनिट्स बना रहा हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको दिया, जैसे कारपेंटर। कारपेंटर हमारे पास कौन होता है सर, कारपेंटर हमारे पास यूनिट्स को बना रहा होता है, मतलब जो चेयर्स बनानी होती है वो कारपेंटर खुद से बना रहा होता है। सही है। सिमिलरली जो मैंने फैंस के लिए आपको बताया था, फैन जो प्रोडक्शन कर रहा होगा उसके लिए जो मेरे पास इलेक्ट्रिशियन होता है, इलेक्ट्रिशियन बोलूं या मेरे पास जो लेबर होती है, वो जो गुड्स बना रही होती है, उसको मैं अपने पास क्या कहूंगा, उसको मैं अपने पास कहूंगा वो मेरे पास क्या है, डायरेक्ट लेबर है। क्लियर है सर?
तो सर इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास क्या होगा? सर इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास होगा वो बंदा जो के पर्सन अ पर्सन हु फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ। सर वो बंदा जो कि मेरे पास गुड्स नहीं बनाएगा, वो बंदा मेरे पास गुड्स खुद से नहीं बना रहा होगा, वो क्या करेगा, सिर्फ यूनिट्स की प्रोडक्शन में मेरे पास हेल्प करेगा। सर स्क्रीन दिख रही है आपको बेटा? बेस्ट है सर। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, वो बंदा जो कि मेरे पास यूनिट्स नहीं बनाएगा, वो यूनिट्स की बनाने की प्रोडक्शन मेरे पास क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको, कौन होगा? अभी मैंने एग्जाम्पल में बोला था इनडायरेक्ट मटेरियल में किसके लिए इस्तेमाल कर रहा था, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। जो पंखे और मैं लगा रहा था वो किसके लिए लगा रहा था, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सपोज मैं बैठा हुआ था, मैंने आपको बोला था मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ हूँ। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अब वो यूनिट्स तो नहीं बना रहे। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ ये चेक करता है कि मुझे किसको कितने पैसे देने हैं। उसका ये काम नहीं होता कि यूनिट्स कितने बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम ही नहीं होता। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या डील करता है, पैसों की लेन देन कर रहा होता है। तो मुझे ये पता है वो बंदा डायरेक्टली यूनिट्स नहीं बना रहा। हाँ, अगर वो सप्लायर को पैसे टाइम पे नहीं देगा, अगर वो सप्लायर से माल टाइम पे नहीं खरीदेगा, तो वो मुझे पैसे, वो मुझे सामान नहीं देगा। सामान नहीं देगा, रॉ मटेरियल मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, तो मैं अपनी प्रोडक्शन को नहीं कर पाऊंगा। सिंस मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास क्या इफेक्ट आ रहा होगा, सर मैं अपने पास प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा तो मैं सेल किस तरीके से करूंगा? ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जितने भी इंप्लॉयज होंगे उनकी जो सैलरीज होंगी वो मेरे पास क्या ट्रीट आउट हो रहा है, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर ट्रीट आउट हो रहा होगा। ठीक है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे आप बताएगा जो मेरे पास प्रोडक्शन मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर मेरे पास क्या होगा, डायरेक्ट लेबर होगा कि इनडायरेक्ट लेबर होगा? प्रोडक्शन मैनेजर है, उसकी सैलरी है लेट्स सपोज 1 लाख रुपए की। ठीक है, वो मेरे पास डायरेक्ट लेबर होगा कि इनडायरेक्ट लेबर होगा? क्यों सर? इनडायरेक्ट लेबर होगा। क्यों? वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है क्या इनडायरेक्टली? बेसिकली चले हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली को छोड़ दें। मुझे एक बात बताएं कि प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होता है? सर प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है, प्रोडक्शन मैनेजर सिर्फ ये देख रहा होता है कि जो गुड्स बन रहे हैं जिस कैटेगरी के मुझे चाहिए, जिस क्वालिटी के मुझे चाहिए, वो उसी क्वालिटी के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। लेट्स सपोज मैंने बोला कि यार मुझे, जैसे आपकी क्लासों में चेयर होती है, मुझे वैसी चेयर चाहिए, लेकिन इसने क्या करा, इसने मुझे है ना वो जो सामने जो स्टिक होती है, जो लकड़ी का वो होता है, हैंड होता है, वो उसने नहीं लगाया, वो भूल के लगाना। तो अब वो चेयर तो सही बनी है, लेकिन उसका जो लकड़ी का जो आगे वाला हैंड होता है वो नहीं लगा के दिया इसने। तो उससे मेरे पास क्या होगा सर, उससे मेरे पास ये इफेक्ट आ रहा होगा, मुझे नहीं पता होगा कि वो मीन्स ये होगा कि वो जो चेयर है वो सही नहीं है, वो मेरे काम की तो है ही नहीं। तो उसको चेक कौन करेगा, उसको चेक कर रहा होगा मेरे पास प्रोडक्शन मैनेजर। तभी मैं बोलता हूँ प्रोडक्शन मैनेजर मेरे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन की क्वालिटी के अंदर। अगर प्रोडक्शन की क्वालिटी में कोई भी फर्क आएगा तो वो उसको, हम किसको बोलेंगे, हम प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेंगे यार तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि गुड्स सही बने, तुमने सही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं करी, जिसकी वजह से गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो सही नहीं बन रही है। क्लियर है सर? समझ में आया कि प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होता है, वो डायरेक्ट लेबर में क्यों जा रहा होता है? सर ये तो हमने समझ लिया अपने पास रॉ मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, ओवरहेड्स क्या होता है। सर ओवरहेड्स के अंदर याद रखिएगा एक और चीज, ये जो डायरेक्ट डील होता है ना, हमने, और एक और चीज मैं बता दूं, आपकी कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं। आपकी जितनी भी कॉस्टिंग चलेगी ना, वो 3 कंपोनेंट्स पे चलेगी। कौन कौन से कंपोनेंट्स के ऊपर चल रही होगी सर? आपके कंपोनेंट्स वो डिस्कस किए थे। एक होगा हमारे पास रॉ मटेरियल,
एक होगा हमारे पास लेबर, एक होगा हमारे पास ओवरहेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल होगा वो कौन सा रॉ मटेरियल होगा सर? वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल होगा। सही है। यहाँ पे जो लेबर होगा वो कौन सा लेबर होगा? डायरेक्ट लेबर होगा। ठीक है, लेबर डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स। ठीक है, अब ये जो ओवरहेड्स में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ मशीन, बिल्डिंग, ईटीसी। सही है। अब मुझे बात बताएं आप, कोशिश करें कि ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है और इनडायरेक्ट लेबर है उसको मैं कहाँ पे इंकॉर्पोरेट करूंगा? क्योंकि मैंने पढ़ा मेरे पास तीन कंपोनेंट होते हैं, याद रखिएगा कॉस्टिंग के सिर्फ तीन ही कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। तो ये जो इनडायरेक्ट मटीरियल और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स है सर, ये इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हमारे पास काम पे आ जाएंगे, और सॉरी इनडायरेक्ट मटीरियल और इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास काम पे आ जाएंगे सर, ओवरहेड्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है सर, अगर मैं जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ या जितना भी मैं इनडायरेक्ट लेबर को पैसे दे रहा हूँ उसको मैं कहाँ में इंकॉर्पोरेट कर दूंगा? ओवरहेड्स के अंदर इंकॉर्पोरेट कर दूंगा। सेट है सर? क्लियर है पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल प्रोडक्शन को हेल्प कर रहे हैं। याद रखिएगा ओवरहेड्स के अंदर भी वही आते हैं, अदर एक्सपेंसेस व्हिच हेल्प दी व्हिच हेल्प टू द प्रोडक्शन। सही है, याद रखिएगा अदर एक्सपेंसेस में भी वो एक्सपेंसेस आएंगे जो कि प्रोडक्शन को हेल्प करें। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक गुड्स बेचे, अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए था? अब मैंने कुछ, लेट्स सपोज मैं मालिक हूँ, आपको गुड्स सामान, आप मेरे कस्टमर है, मैंने आपको 1 लाख रुपए का सामान सेल करा। ठीक है, अब उस 1 लाख रुपए का सामान सेल करने के लिए मुझे क्या देना पड़ा? आपको ट्रांसपोर्टेशन। अब मुझे गाड़ी अपॉइंट करनी पड़ी, इस ट्रांसपोर्टेशन वाले को मुझे कितने देने पड़े? 5,000 रुपए। मुझे सेल 5,000 रुपए इसको रेंट देना पड़ा, किराया जो भी होता है ट्रांसपोर्टेशन वाले का, जो फ्रेट चार्जेस होता है। ठीक है, अब मेरे कस्टमर हो, मैंने आपको गुड्स बेचे, अब जब मैंने आपको गुड्स बेचे तो मैंने आपको गाड़ी में भेजे। अब जब गाड़ी में आपको भेज रहा था सामान तो गाड़ी वाले ने बोला यार 5,000 रुपए मैं आपसे किराया लूंगा। तो ये 5,000 रुपए मेरे पास क्या ओवरहेड्स है? जी सर। जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये 5,000 रुपए मेरे ओवरहेड्स हैं कि नहीं है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सर, मैंने ट्रांसपोर्टेशन क्यों दी है? ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर गुड्स टू कस्टमर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लगी और उसने फ्रेट चार्जेस कितने रुपए बोले? 5,000 रुपए बोले। तो ये क्या 5,000 रुपए मेरे पास ओवरहेड्स हैं कि नहीं है? हैं? कैसे होंगे? ओवरहेड्स की डेफिनेशन क्या लिखी है हमने? स्क्रीन से पढ़ के बताएं। नहीं सर, वो डायरेक्ट लेबर की है। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये 5,000 रुपए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के नहीं देता तो मेरी प्रोडक्शन हो जाती कि नहीं होती? सर हो जाती। क्यों सर? बिल्कुल, क्योंकि देखो आप जो गुड्स बेच रहे, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हो, वो किसके लिए दे रहे हो? गुड्स सेल करने के लिए कि रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए? ये जो 5,000 रुपए आपने किराया दिया है गाड़ी वाले को, वो 5,000 रुपए क्यों दिया? ताकि मेरा सामान बिक सके, सेल हो सके, इसी वजह से दिया आपने। तो मतलब ये कि अगर ये सामान नहीं बिकता तो भी मेरी प्रोडक्शन तो चलती रहती, मेरी प्रोडक्शन के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसा ही है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ
दैट इज इट इज नॉट कॉल्ड अ ओवरहेड्स। ठीक है, ये मेरे पास ओवरहेड्स नहीं होंगे, इट विल नॉट इंक्लूड इन ओवरहेड्स। आप सिर्फ एक चीज सोचोगे ओवरहेड्स के अंदर डालने के लिए अमाउंट, सिर्फ एक चीज सोचनी है, क्या ये खर्चा नहीं करता तो मेरी प्रोडक्शन हो जाती? हाँ सर, अगर मेरा सामान नहीं बिक रहा तो भी मेरी प्रोडक्शन के ऊपर तो कोई असर नहीं होगा। हाँ, सेल के ऊपर असर होगा, सेल नहीं हो रहे होंगे गुड्स, लेकिन प्रोडक्शन तो अपने हिसाब से चलती रहेगी। ऐसा ही है? क्लियर हो पॉइंट? दैट इज इट इज कॉल्ड अ ट्रांसपोर्टेशन आउट। हम अगर एक बीकॉम पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन आउट कह रहे होते हैं इसको। ठीक है, सेट है? बेटा कोई कंफ्यूजन? सर आपने कहा वो सेल के लिए करते हैं, अगर उसे मंगवाने के लिए, सामान मंगवाने के लिए अगर हम करते तो कॉस्ट का पार्ट बनाना, बिल्कुल, तो वो रॉ मटेरियल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो जो कॉस्ट होगी ना, वो मैं इसको यहाँ पे रॉ मटेरियल के अंदर ऐड कर दूंगा। इंक्लूड, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए मुझे कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है तो मैं इसका कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा। क्लियर है बेटा? चलिए सर, अब हम एक छोटे से और कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं। अब हम जाते हैं अपने पास प्राइम कॉस्ट के ऊपर। सर प्राइम कॉस्ट क्या होती है? सर प्राइम कॉस्ट बेसिकली हम बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। सही है? अगर आपसे सवाल में पूछी जाती है, पास पेपर में आ भी चुकी है, हम इंशाल्लाह देखेंगे पास पेपर से उनको भी, तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास क्या होती है? वो कॉस्ट जो कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को हम अगर मिला दें तो हमारे पास क्या कहलाती है? प्राइम कॉस्ट वो कहला रही होती है। क्लियर है सर? क्या कहलाती है हमारी प्राइम कॉस्ट? सही है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। वो कॉस्ट जो कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को मिला दूं तो उस कॉस्ट को मैं अपने पास क्या कहता हूँ? प्राइम कॉस्ट कहता हूँ। सेट है सर? सर इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड अ कन्वर्जन कॉस्ट। सर कन्वर्जन कॉस्ट का क्या मतलब होता है सर? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा ना कि ओवरहेड्स क्या होते हैं और डायरेक्ट लेबर पढ़ा, तो अगर हम ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर को मिला दें, कंबाइन कर दें, तो उसको हम अपने पास क्या बोल रहे होते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट बोल रहे होते हैं। क्लियर है सर? समझना है किस तरीके से वर्किंग करनी होती है हमें? सर आया हम एक छोटी सी एग्जांपल देख के इंशाल्लाह क्लास ऑफ करें। सर एग्जांपल नंबर 1, सर लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास रॉ मटेरियल परचेज मैंने किया है कुछ ₹10,000 का। ठीक है, इसकी मैंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए, मैंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन इन पे किया, ट्रांसपोर्टेशन इन मैंने कुछ पे किया, कितने रुपए का? सर लेट्स सपोज ₹5,000 का मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन पे किया। सही है, मैंने अपने जो लेबर था, मतलब मैं बताता हूँ, जो मेरा लेबर है, अभी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लग रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर है मेरे पास। ठीक है, जो डायरेक्ट लेबर है, लेट्स सपोज डायरेक्ट लेबर मेरे पास ₹10,000 की मैंने उसको पे करा।
और सर मैंने क्या करा, मैंने अपने पास जो मेरे पास फाइनेंस मैनेजर था, फाइनेंस मैनेजर को मैंने 50,000 रुपए की तनख्वाह दी उसकी, सर। और फिर साथ ही साथ मैंने क्या करा, मैंने अपने जो मेरा प्रोडक्शन मैनेजर था, प्रोडक्शन मैनेजर को भी मैंने क्या करा, 10,000 रुपए की तनख्वाह और 10,000 रुपए की प्रोडक्शन मैनेजर को तनख्वाह दी। फिर और जो बाकी ओवर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और जो मेरे पास अदर एक्सपेंसेस थे, उसको मैं अपने पास कहता हूँ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मेरे कितने रुपए के लिए लगे, लेट्स सपोज ओवरहेड्स मेरे 60,000 रुपए के लगे। क्लियर है सर, आवाज आ रही है बेटा? बेस्ट है। तो मेरे पास मैंने क्या बोला, मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन लगी है, कुछ रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया है, फाइनेंस मैनेजर को मैंने कुछ पैसे दिए हैं, ठीक है। ओवरहेड्स अदर देन मेंशन, अदर ओवरहेड्स कर देता है इसको मैं, जो दूसरा ओवरहेड्स है 60,000। मुझसे रिक्वायर्ड बोलता है कैलकुलेट दी प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन, ठीक है। मैंने आपसे रिक्वायरमेंट बोल दिया कि मुझे क्या फाइंड आउट करके दो, प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट फाइंड आउट करके दो, सही है। मुझे पता है प्राइम कॉस्ट के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करनी थी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। सबसे पहले मैं अपने पास क्या कैलकुलेट करता हूँ, प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, सर प्राइम कॉस्ट के लिए मैं बोलूंगा यार, सबसे पहले मैंने मटेरियल परचेज किया, मटेरियल परचेज किया है मैंने कितने रुपए का, सर मटेरियल मैंने परचेज किया है अपने पास कोई 10,000 रुपए का, मटेरियल मैंने 10,000 रुपए का परचेज किया। हाँ, इसी के साथ साथ मुझे ये पता है मटेरियल के साथ मैंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी दिए। अब सिंस इसने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कौन से दिए, ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन इन का मतलब क्या होता है सर, ट्रांसपोर्टेशन इन का मतलब होता है कॉस्ट दैट इज incurred फॉर रिसीविंग ऑफ गुड्स। मतलब क्या, तो मैंने जो सामान में रॉ मटेरियल में मंगवा रहा हूँ उसके लिए जो मैंने किराया दिया उसको मैं क्या कहता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इन कह रहा हूँ, सर। सामान मंगवा रहे हो उसके लिए किराया, जो सामान हम मंगवा रहे हैं अपने रॉ मटेरियल और मंगवा रहे हैं उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन देनी पड़ी है उसको मैं कह रहा होता ट्रांसपोर्टेशन इन। ट्रांसपोर्टेशन इन कितने रुपए की दी है सर, मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन मैंने 5,000 रुपए की दी है। फिर आगे मेरे पास क्या बोलता है सर, डायरेक्ट लेबर। अब मुझे ये पता है डायरेक्ट लेबर में मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट लेबर में मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कौन कौन सी सर, सर एक तो डायरेक्ट लेबर 10,000 रुपए वाला, और जो प्रोडक्शन मैनेजर को मैंने 20,000 रुपए तनख्वाह दी है, मुझे ये पता है जो प्रोडक्शन मैनेजर को जो मैं पैसे देता हूँ वो भी मेरे पास क्या होता है सर, वो भी मेरे पास डायरेक्ट लेबर ही ट्रीट आउट हो रहा होता है, ऐसा है? जी सर, आवाज आ रही है? जी सर। सर मैंने बोला जो डायरेक्ट लेबर को मुझे पता है, एक तो डायरेक्ट लेबर मुझे ऊपर दिया हुआ है इसने 10,000 रुपए का, साथ ही साथ प्रोडक्शन मैनेजर को जो पैसे दे रहा हूँ 20,000 रुपए, वो मुझे ये पता है प्रोडक्शन मैनेजर को जो पैसे देता हूँ वो भी मेरे पास डायरेक्ट लेबर ही होता है, ऊपर हमने डिस्कस किया। डायरेक्ट लेबर ही ट्रीट आउट, बिल्कुल। तो मेरे पास टोटल डायरेक्ट लेबर कितने रुपए का हो जाएगा सर, टोटल डायरेक्ट लेबर हो जाएगा मेरे पास 30,000 रुपए का, ऐसा ही है। तो सर अगर मैं और मुझे ये आगे बढ़ूं मैं, सर फाइनेंस मैनेजर मेरे पास क्या होगा, डायरेक्ट लेबर होगा, और अदर ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स तो डायरेक्ट लेबर ना डायरेक्ट मटेरियल है। तो बस सर यही मेरे पास क्या हो जाएगा, यही तीन कॉस्ट मिलकर मैं अपने पास कर दूंगा टोटल प्राइम कॉस्ट, ऐसा ही है। यस। तो सर ये मेरा टोटल प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। सर आगे फिर दूसरा मुझसे क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई, कन्वर्जन कॉस्ट की मांगी गई। कन्वर्जन कॉस्ट मुझे पता है कन्वर्जन कॉस्ट क्या होगी, कन्वर्जन कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। फ्रेंड्स मुझे डायरेक्ट लेबर अभी मैंने ऊपर ही कैलकुलेट किया है, डायरेक्ट लेबर मेरे पास कितने रुपए का है सर, मैंने बोला 10,000 रुपए का डायरेक्ट लेबर है, गुड, और 20,000 रुपए का उसको दिया, तो डेट इज 30,000 रुपीज का मेरे पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। और बाकी ओवरहेड्स मेरे पास कितने रुपए के गए हुए हैं,
सर इसने बोला है फाइनेंस मैनेजर को 50,000 रुपए दिए और ओवरहेड्स बाकी कितने रुपए के दिए? 60,000 रुपए के। सर ये तो 45,000 है, ये आपने किसका नाम? बेटा प्राइम कॉस्ट है। 45,000 अमाउंट कैसे है ये? बेटा टोटल क्या ना, रॉ मटेरियल परचेज 10,000 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन 5,000 रुपए और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर 30,000 रुपए, प्लस कर दिया तो 45,000 रुपए। सही है। अब हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट निकालने, कन्वर्जन कॉस्ट के लिए मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्ट लेबर 10,000 और 20,000, ठीक है। और ओवरहेड्स मेरे पास कितने रुपए के दिए हुए सर? ओवरहेड्स मुझे पता है, ओवरहेड्स मेरे हो जाएंगे 60,000 रुपए ओवरहेड्स थे, अदर ओवरहेड्स दिए हुए थे, और साथ ही साथ फाइनेंस मैनेजर को जो पैसे दे रहा हूँ, मुझे ऊपर हमने डिस्कस किया था फाइनेंस मैनेजर को जो तनख्वाह जाती है वो हमारे पास क्या होता है, ओवरहेड्स में आ जाती है, तो उसको मैं क्या इंक्लूड कर दूंगा, 50,000 रुपए। तो दैट इज कॉल्ड द 1,10,000 रुपीज। 10,000। सही है। तो अगर मैं 30,000 और 1,10,000 को प्लस कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। क्लियर है बेटा? यस सर। समझ में आया किस तरीके से टोटल कन्वर्जन कॉस्ट और डायरेक्ट टोटल प्राइम कॉस्ट निकलती है? यस सर। सर ये तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे इसका एडवांस वर्जन में। ये तो बिल्कुल बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करें आज, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कॉस्ट अकाउंटिंग का किस तरीके से वर्किंग करनी होती है। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? नो। चलें सर। हाँ रिवीजन करना है। हाँ सर, अब आप ये करेंगे, देखें जब तक है ना, अभी हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, तो इसमें अभी आपको मैं कोई होमवर्क दे नहीं सकता। इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस के बाद जब हम अपने होमवर्क्स और आपको देने लगेंगे तो उसमें आपके रिवीजन हो जाएगा। इस वक्त आपका जो काम होगा, आप ये कर रहे होंगे कि जो अभी हमने डिस्कस कर ली है सारी चीजें, एक तो वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, दूसरी चीज ये कि उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, हर क्लास के अंदर प्रीवियस क्लासेस का लिंक बहुत होता है, ठीक है। ये जो शुरू की 3-4-5 क्लासेस चलेंगी ना, उसमें हम जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, आप देख रहे होंगे कॉस्टिंग के आखिरी हिस्से तक ये कॉन्सेप्ट चलते ही रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। सही है। तो इसके लिए जितने भी कॉन्सेप्ट हम अभी डिस्कस करते आ रहे हैं वो सारे के सारे आप रिटेन मतलब रिवीजन करते रहेंगे ताकि आपको याद रहे। सही है सर? चलें सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो आप याद रखिए। बिल्कुल, आप भी।